अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर में चैप्टर 15 हमने स्टार्ट किया हुआ था बायोलॉजी का, और लेक्चर नंबर 2 आज हम इसका देखेंगे। टॉपिक होगा हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है ये होता क्या है। तो एक्चुअली ये है वाटर और सॉल्यूट्स का रेगुलेशन ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान, यानी कि इन्वायरमेंट से सेल के अंदर, इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर जो सॉल्यूट्स का जो है रेगुलेशन है, उसको आप ऑस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। तो लिविंग बॉडीज़ के जो सेल्स होते हैं, इनका इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। वाटर जो है ये सारे के सारे आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर सॉल्वेंट का काम करता है। जितने भी सॉल्यूट सेल के अंदर पाए जाते हैं उनमें वाटर ही है जो सॉल्वेंट का काम कर रहा होता है। और हर सेल के अंदर स्पेसिफिक अमाउंट में वाटर, स्पेसिफिक अमाउंट में सॉल्यूट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और सेल और उसका सराउंडिंग जो, यानी कि जो सेल का इन्वायरमेंट है, जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहेंगे, सेल का कभी भी एक जैसा नहीं रहता। तो उसमें हमेशा तब्दीलियां आती रहती हैं। तो वो बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो बाज़ औक़ात हो जाता है जी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। अब हाइपोटोनिक से क्या मुराद है? अगर तो सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट में पानी की मिकदार सेल की निस्बत ज़्यादा हो जाए तो हम कहेंगे कि सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट मौजूद है ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है। और समटाइम सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है वो हाइपरटोनिक हो जाता है। अब हाइपरटोनिक से क्या मुराद है? जब सेल के जो सराउंडिंग में इन्वायरमेंट है वो सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट की निस्बत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाए, यानी कि सॉल्यूट्स की मिकदार सेल की बजाय सेल के बाहर के इन्वायरमेंट में अगर ज़्यादा है तो ऐसे इन्वायरमेंट को कहेंगे हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। और एक होता है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या है कि सॉल्यूट्स की मिकदार सेल के अंदर और सेल से बाहर जो है वो बराबर है, तो उसको हम कहेंगे आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। अब ये तीनों तरह के जो इन्वायरमेंट हैं इनके सेल के ऊपर मुख्तलिफ असरात होते हैं। तो मुख्तलिफ असरात क्या हैं, हम एक डायाग्राम की सूरत में देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एनिमल सेल भी लिया हुआ है और प्लांट सेल भी लिया हुआ है। पहले हम बात कर लेते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की। तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में अगर आप सेल्स को रखेंगे, एनिमल सेल्स को, तो हाइपोटोनिक से मुराद क्या है? बाहर जो है वो साल्ट की मिकदार कम है, सॉल्यूट्स की मिकदार कम है और सेल के अंदर ज़्यादा है, तो पानी जो है वो बाहर से अंदर की जानिब मूव करेगा। और अगर आपके पास होगा एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में जब इस तरह की कंडीशन पैदा हो तो सेल के अंदर लाइसिस हो जाती है। सेल के अंदर ज़्यादा पानी आने की वजह से सेल बस्ट हो सकता है। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। उसकी वजह, क्योंकि प्लांट सेल के बाहर एक सेल वॉल होती है जो उसको ज़्यादा फैलने से रोकती है और सेल टर्जिट कंडीशन में आ जाता है। अब दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं जो कि है आइसोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होता है कि जब आपके सेल्स आइसोटोनिक कंडीशन में हो तो पानी जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर भी आ रहा है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। थर्ड कंडीशन के अंदर आ जाते हैं, वो है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। इसमें क्या होगा कि सेल के बाहर सॉल्यूट्स की मिकदार ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है। अब क्या होगा, सेल का पानी सेल से निकल कर बाहर की जानिब आ जाएगा। तो आपके जो एनिमल केसेस में जो सेल्स होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे, वो सिकुड़ जाएंगे, क्योंकि पानी जो है वो निकल के बाहर इन्वायरमेंट में चला जाएगा। और प्लांट्स के केस में इस फिनोमेना को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, क्योंकि इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो यहाँ पर आप डायग्राम में भी देखें तो आपको श्रिंक हुआ नज़र आएगा। तो ये तीनों कंडीशंस होती हैं प्लांट के और एनिमल्स के सेल्स के अंदर, इन तमाम हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की। लेकिन हमारे सेल्स इस तरह ना लाइस करते हैं और ना ही इस तरह बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं आम हालात में। उसकी वजह क्या होती है कि आपका जो सेल होता है वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने बॉडी, अपने सेल के अंदर चेंजेस लेकर आता है, जिससे क्या होता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अंदर का इन्वायरमेंट ऐसा मेंटेन किया जाता है कि इस तरह के नुकसानात से बचा जा सके। ओके,
तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कैसे होती है। तो पहले हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैबिटेट में रहते हैं। आप जानते हैं कि प्लांट कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर पानी बहुत आम है, कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जो दरमियाने दर्जे का है, और कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ साला साल भी बारिश नहीं होती। तो ये सारे के सारे प्लांट्स इन एनवायरनमेंट में अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं, अच्छे से आगे फ्लरिश भी कर रहे हैं। तो ऐसा ये क्या करते हैं? तो पहले हम देखते हैं हाइड्रोफाइट्स, इन्होंने ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या चीज़ अडॉप्ट की हुई है। तो हाइड्रोफाइट्स नाम जाहिर कर रहा है कि पानी में रहने वाले पौधे। इन पौधों को पानी का मसला नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का इशू नहीं है। इनका इशू क्या है कि पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अब पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना भी इनके लिए अच्छा नहीं है। तो पौधे अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर जो है उसको रिमूव करते रहते हैं ताकि अपने अंदर जो फ्लडिंग है उसको वो अवॉइड कर सकें। इसके अलावा इनके जो पत्ते होते हैं उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। अब लार्ज सरफेस एरिया से क्या मुराद है कि ज़्यादा सनलाइट को कैप्चर किया जा सके और ट्रांसपायरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी सनलाइट ऊपर फॉल करेगी। इसके अलावा जो आपके स्टोमेटा होंगे वो अपर साइड्स पर होंगे लीव्स की, ताकि अपर साइड पर स्टोमेटा से मुराद है पानी जो वेपर्स की फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा जाए। और क्यूटिकल या तो बहुत कम होगी या तो आमतौर पर इनमें होती ही नहीं है, क्योंकि क्यूटिकल करेक्टर है पानी को प्रिजर्व करने वाला, वो इसमें नहीं होता। तो जनाब ये आप सामने एक पौधे का देख रहे हैं, ये लोटस है। तो लोटस के देखें आप लीव्स कितने बड़े बड़े हैं, तो इनको पानी की टेंशन नहीं है, इसलिए इवेपोरेशन ये आसानी से होने देते हैं, ट्रांसपायरेशन आसानी से फेवर करते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास जो दूसरे प्लांट्स आते हैं मीज़ोफाइट्स। ये आमतौर पर हमारे पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं, मसलन हमारा डिस्ट्रिक्ट है खुशाब, तो ये उस हवाले से ये ज़्यादातर इसमें पौधे पाए जाने वाले जो हैं वो मीज़ोफाइट्स हैं। लेकिन खुशाब के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि खुशाब के अंदर हिली एरिया भी है, खुशाब के अंदर मैदानी इलाका भी है, खुशाब के अंदर डेजर्ट भी है। तो मीज़ोफाइट एक ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर वाटर जो है वो मॉडरेट कंडीशन में अवेलेबल होता है। तो स्टोमेटा जो हैं आम तौर पर मौजूद होते हैं, एक्सेस वाटर अगर आ जाए तो उसको ट्रांसपायर कर देते हैं, लेकिन सम टाइम वाटर की अगर शॉर्टेज उन्हें फेस करनी पड़े तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो कॉर्न का पौधा इसकी एक अच्छी मिसाल है, एक अच्छा मीज़ोफाइट है। ये आम सी क्रॉप है, पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में और हिली एरियाज़ में भी ये पाया जाता है। तो ये एक्सेस वाटर अगर आ जाए तो स्टोमेटा ओपन कर देता है, और अगर नहीं है तो क्लोज करके गुजारा करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ज़ीरोफाइट्स। ये ऐसे पौधे होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ वाटर शॉर्टेज। तो इन्होंने अपने आप को पानी के लॉस को रिड्यूस करने के लिए अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है। सबसे पहली बात, इनके अंदर लीव्स बहुत थिक होंगे और बहुत छोटे होंगे, और इनके ऊपर जो क्यूटिकल है वो भी बहुत ज़्यादा थिक होती है। स्टोमेटा इनके अंदर बहुत कम होते हैं और डिप्रेशंस में यानी कि छुपे हुए होते हैं, रिजिस में मौजूद होते हैं, ताकि कम से कम हवा के कांटेक्ट में आए और ट्रांसपायरेशन भी कम से कम हो, और निचली जानिब होते हैं आमतौर पर। और लीव्स जो हैं इनमें सम टाइम होते ही नहीं है, क्योंकि वो लीव्स जो मॉडिफाई होकर थॉर्न्स में कन्वर्ट हो गए, कांटों में तब्दील हो गए हैं। आप डेजर्ट में पौधे देखें, उनमें आपको कांटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, और स्टेम इनका फोटोसिंथेटिक हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टेम कर रहा है, जो वहाँ पर पत्ते हैं वो गायब हो चुके हैं, वो कांटे बन चुके हैं, और वो कांटे पौधे के एक तो वाटर लॉस से बचा रहे हैं, दूसरे एनिमल्स या ग्रेजिंग वगैरह करने वाले जानदारों से उनकी हिफाजत भी कर रहे हैं। तो स्टेम जो है इनका बड़ा ज़बरदस्त अडॉप्टेड होता है, तो रेनी सीज़न में वो बहुत ज़्यादा जो वाटर है वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो ये कैक्टस इसकी बेहतरीन मिसाल है जी। सामने आपके पौधा आपको नज़र आ रहा है, तो कैक्टस का आप स्टेम काटें तो इसके अंदर से आपको अच्छी खासी अमाउंट में वाटर जो है वो मिल जाता है, क्योंकि रेनी सीज़न में जो बारिश होती है तो ये स्टोर कर लेते हैं, और जब नहीं होती तो फिर उसी से ये अपना सारे का सारा निज़ाम जो है वो चलाते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं जी ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स में कैसे होती है।
तो एनिमल्स जो हैं ज़्यादा क्रिटिकल हैं बैलेंस ऑफ वाटर को लेके, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि सेल वाल नहीं होती, लिहाजा इनके सेल्स जो हैं वो इस हवाले से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो एनिमल्स ने भी अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। हमारे पास एनिमल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। तो ये क्या करते हैं, ये अपने बॉडी के अंदर इस तरह की चेंजेस लाते हैं कि इनका और इनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो इस तरह का साल्ट्स और वाटर का रिलेशन है वो आइसोटोनिक हो जाता है। ठीक है, तो आइसोटोनिक होने से क्या होता है, इनको इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मसल्स, मेरीन क्रैब्स, लॉबस्टर्स एंड जेलीफिश ये इनकी मिसालें हैं। तो दूसरे होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब इनके अंदर बॉडी कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट है, बॉडी के अंदर डिफरेंट है, सो they have to maintain, they have to discharge excess water, they have to discharge excess salt from the body। और इसकी मिसाल में आ जाते हैं फ्रेश वाटर फिश, और हम ह्यूमन भी इसके अंदर शामिल हैं। तो आज हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।